नमस्कार दोस्तों, अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको तो पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आधुनिक काल में लल्लू लाल जी को आज पढ़ेंगे। चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लल्लू लाल जी ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820, ये इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पूछा जाता है कि 1820 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु संवत 1882 में हुई थी। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पाते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के 1860 में ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। तो इनकी लल्लू लाल जी की रचना का नाम क्या है? प्रेम सागर, जिसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा की वर्णन की गई है। अगर इसका पूछ ले कि ये प्रेम सागर कहाँ, मतलब क्या इसमें है, तो आप सब जान जाइए कि इसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन किया गया है। ईसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया। इंशाअल्लाह के बारे में बोल रहे हैं कि इंसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी में लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू न जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में इतने कृतकार्य कभी न होते जितने हुए। बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए पहचानना भी कठिन था। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे, पर कलेजा और बैगन शब्दों को म्लेच्छ भाषा के समझ बचाते थे। लल्लू लाल जी अनजाने में ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या तुर्की के हैं। यहाँ पे ये तुर्की होना चाहिए था, तुर्की है, सॉरी दोस्तों। जैसे बैरक शब्द तुर्की का बैरक है, जिसका अर्थ झंडा है। प्रेम सागर में यह शब्द आया है, देखिए, पर ऐसे शब्द 2-4 ही जगह आए हैं। शिवाजी ने एक ध्वजा बड़ासुर को दे के कहा, इस बैरक को ले जाएं। यद्यपि मुंशी सदाशिवलाल ने भी अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, पर लल्लू लाल की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाय सर नाय सोई भई कीजय निरख लीजो, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह कि लल्लू लाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। प्रेम सागर से 2 नमूने नीचे दिए जाते हैं। श्री सुखदेव मुनि बोले, महाराज, ग्रीष्म की अति अनिति देख नृप पावस प्रचंड पशु पक्षी जंतुओं की दशा विचार चारों ओर दल बादल से लड़ने को चढ़ आया। तिस समय घन जो गरजता था, सोई तो धौंसा बजता था, और वर्ण की घटा जो घिर आई थी, सोई सूरवीर रावत थे। तिनके बीच बिजली की दमक, शस्त्र की चमक सी चमक थी। बगपात ठौर ठौर ध्वजा सी फहराए रही थी। दादुर मोर कड़ खैतों की सी भांति यश बखानते थे, और बड़ी बड़ी बूंदों की झड़ी बाड़ों की सी झड़ी लगी थी। इतना कह महादेव जी गिरजा को साथ ले गंगा तीर पर जाए। नीर में नहाय अति लाड़ न्यार से
लगे। पार्वती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने, निदान अति आनंद में मग्न हो डमरू बजाए तांडव नाच संगीत शास्त्र की रीति से गाय लगे रिझाने। जिस काल उषा 12 वर्ष की हुई तो उसके मुख चंद्र की ज्योति देख पूर्णमासी की चंद्रमा छविहीन हुआ। बालों की श्यामता के आगे अमावस्या की अंधेरी फीकी लगी। उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केचुल छोड़ सटक गई। भावों की बकाई निरख धनुष धक धकाने लगा। आंखों की बढ़ाई चंचलाई पेख मृग मीन खंजन खिसियाए रहे। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रजभाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रजभाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधवनल और प्रेम सागर लिखे। प्रेम सागर के पहले ही चारों पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं। इनके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियाँ जो पद्य में लिखी जा चुकी थी ब्रजभाषा गद्य में लिखी। माधव विलास और सभा विलास, देखिए माधव विलास, सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी लाल चंद्रिका, देखिए इनकी लाल चंद्रिका किसके, बिहारी की सत्सई टीका पर भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ता में पलटडांगे में खोला था, जिससे संवत 1881 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी में पेंशन लेने पर आगरा लेते गए। आगरे में प्रेस जमा करिए एक बार फिर कलकत्ता गए जहां इनकी मृत्यु हुई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने क्या रखा था, संस्कृत प्रेस। लल्लू लाल जी के प्रेस का क्या नाम था, संस्कृत प्रेस। आप लोग ध्यान रखिए, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त रामायण आदि पुरानी पोथियाँ भी छापा करते थे। इनके प्रेस की छपी पुस्तकों की लोग बहुत कदर करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे किसको, सदन मिश्र जी को, है ना। ये हमारे सदन मिश्र, ये बिहार के रहने वाले फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी इनका नासिकेतोपाख्यान भी उसी तरह। अब देखिए लल्लू लाल की थी प्रेम सागर, सदन मिश्र जी की है नासिकेतोपाख्यान। आप लोग ध्यान रखिएगा, नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। जिस समय प्रेम सागर लिखा गया, जिस समय नासिकेतोपाख्यान भी उसी समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर, ठीक है। पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रजभाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। ब्रजभाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। फूलन के बिछौने, चहुँ दिस सुनि सोनन के थंब आदि प्रयोग ब्रजभाषा के हैं। यहाँ मतारी बरते थे, जड़ाई बाजने लगा जौन आदि पूर्वी शब्द है। भाषा के नमूने के लिए नासिकेतोपाख्यान से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है ना। इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जौन जौन कर्म किए से सो जो भोग होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ ब्राह्मण माता पिता मित्र बालक स्त्री स्वामी वृद्ध बुद्ध गुरु इनका जो वध करते हैं सो झूठी साक्षी भरते हैं, झूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते हैं, अपनी भार्या को त्याग दूसरे की स्त्री को ब्याहते हैं, औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं, और जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन है सो महाडेरावने दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। गद्य की एक परंपरा चलाने वाले उपर्युक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदाशिव लाल और सदन मिश्र की भाषा में ही मिलता है। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इन चारों में शुक्ल जी ने किसको क्या बोला है। तो कह रहे हैं कि गद्य की 4 परंपरा चलाने वालों में उपर्युक्त में से आधुनिक हिंदी का पूरा आभास मुंशी सदाशिव लाल और सदन मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहार उपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है।
इन दो में मुंशी सदाशिवलाल की भाषा साधु भाषा अधिक महत्व की है। सदाशिव की भाषा को उन्होंने साधु भाषा कहा है। मुंशी सदाशिव की भाषा को आचार्य शुक्ल जी ने साधु भाषा कहा है। मुंशी सदाशिव ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई। अच्छा, मुंशी सदाशिव की लेखनी भी चारों से पहले। अतः गद्य का प्रवर्तन करने वाले में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर उधर 2-4 पुस्तकें अनपढ़ भाषा में लिखी गई हों तो लिखी गई हों, पर साहित्य के योग्य स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक संवत 1941 के पूर्व नहीं मिलती। संवत 1881 में किसी ने गोरा बादल री बात का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने लिखा। किसने लिखा था? जटमल ने 1680। गोरा बादल री बात का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने 1680 में लिखा था, खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। अनुवाद का थोड़ा सा अंश देखिए। गोरा बादल की कथा गुरु के बल सरस्वती के मेहरबानगी से पूर्ण भई, तिस वास्ते गुरु को व सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। ये कथा 1680 के साल में फागुन सदी पूनम के पापा पागुल करन लगी या तो काय बांध ले आया। तो रस है, उस गांव के लोग बहुत सुखी हैं, घर घर में आनंद होता है, कोई घर में फकीर दिखता नहीं। वीर रस व श्रृंगार रस है, सो कथा मोर छड़ो नाव गांव का रहने वाला कबीसर। संवत 1860 और 1915 के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य ही मिलता है। संवत 1914 के बलवे के पीछे ही हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह चली। संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई, उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। श्री रामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम केरे तथा और कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजील का अनुवाद भारत की कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं केरे साहब ने किया। संवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया। संवत 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि इन अनुवादकों ने सदाशिव और लल्लूलाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यही सूचित होता है कि फारसी अरबी मिली भाषा से साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आई थी। उसी भाषा का अवलंबन ईसाई उपदेशकों को अवश्य दिखाई पड़ा। जिस संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना कुछ लोग एक फैशन समझते हैं, उससे साधारण जनसमुदाय उर्दू की अपेक्षा कहीं अधिक परिचित रहा है। और जिन अंग्रेजों को उत्तर भारत में रहकर केवल मुंशियों और खानसामों की ही बोली सुनने का अवसर मिलता है, वे अब भी उर्दू या हिंदुस्तानी को यदि जनसाधारण की भाषा समझा करें तो कोई आश्चर्य नहीं। पर उन पुराने पादरियों ने जिस शिष्ट भाषा में जनसाधारण को धर्म और ज्ञान आदि के उपदेश सुनाते पाया, उसी को ग्रहण किया। ईसाइयों ने अपने धर्म पुस्तक के अनुवाद की भाषा में फारसी और अरबी के शब्द जहाँ तक हो सका है नहीं लिए हैं और ठेठ ग्रामीण शब्द का बेधड़क रखे गए हैं। उनकी भाषा सदाशिव और लल्लूलाल के ही नमूने पर चली है। उनमें जो कुछ विलक्षणता सी दिखाई पड़ती है वह मूल विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली के कारण। प्रेम सागर के समान ईसाई धर्म पुस्तक में भी करने वाले के स्थान पर, करनहारे तक के स्थान पर, लव कमरबंद के स्थान पर पटुका प्रयुक्त हुए हैं, पर लल्लूलाल के इतना ब्रज भाषा पर नहीं आने पाया है। आए जाए का व्यवहार न होकर आके जाके व्यवहार हुए हैं। सारांश यह कि
ईसाई मत प्रचारकों ने विशुद्ध हिंदी का व्यवहार किया है। एक नमूना नीचे दिया जाता है। तब यीशु यूहन्ना से बपतिस्मा लेने की उस पास गालील के यरदन के तौर पर आया, परंतु यूहन्ना यह कह उसे बजने लगा कि तुम मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेना अवश्य है, और क्या आप मेरे पास आते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब ऐसा होने दे, क्योंकि इसी रीति से सब धर्म को पूरा करना चाहिए। यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत जल के ऊपर आया। देखो, उसके लिए स्वर्ग खुल गया और उसने ईश्वर के आत्मा को कपोल के नाई उतरने और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। इसके आगे ईसाइयों की पुस्तकों और पंपलेट बराबर निकलते रहे। उक्त श्रीरामपुर प्रेस से संवत 1893 में दाऊद गीते नाम की पुस्तक छपी, जिसकी भाषा में कुछ फारसी अरबी के बहुत चलते शब्द भी रखे मिलते हैं, पर इसके पीछे अनेक नगरों से बालकों की शिक्षा के लिए ईसाइयों के छोटे मोटे स्कूल खुलने लगे और शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी निकलने लगी। इन पुस्तकों की हिंदी भी वैसी ही सरल और विशुद्ध होती थी जैसे बाइबिल के अनुवाद की थी। आगरा, मिर्जापुर, मुंगेर आदि जिले उस समय ईसाइयों के प्रचार के मुख्य केंद्र थे। अंग्रेजी की शिक्षा के लिए कई स्थानों पर स्कूल और कॉलेज खुल चुके थे, जिनमें अंग्रेजी के साथ हिंदी उर्दू की पढ़ाई भी कुछ चलती थी। अतः शिक्षा संबंधी पुस्तकों की मांग 1900 के पहले ही पैदा हो गई थी। शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 के लगभग आगरा में पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई। पादरियों की एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुई, जिसने 1894 में इंग्लैंड के एक इतिहास का और संवत 1896 में मार्शमैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित किया। कथासार के लेखक अनुवादक पंडित रतनलाल थे। इसके संपादक पादरी मूर साहब ने अपने छोटे से अंग्रेजी वक्तव्य में लिखा है कि यदि सर्वसाधारण से इस पुस्तक को प्रोत्साहन मिला तो इसका दूसरा भाग वर्तमान इतिहास भी प्रकाशित किया जाएगा। भाषा इस पुस्तक की विशुद्ध और पंडिताऊ है। को के स्थान पर करो और पाते हैं के स्थान पर पावते हैं आदि प्रयोग बराबर मिलते हैं। भाषा का नमूना यह है, परंतु सोलन की इन अत्युत्तम व्यवस्थाओं से विरोध भंजन न हुआ। पक्षपातियों के मन का क्रोध न गया। फिर कुलीनों में उपद्रव मचा और इसलिए प्रजा की सहायता से पिसिस्ट्रेटस नामक पुरुष सबों पर पराक्रमी हुआ। इसने सब उपाधियों को दबाकर ऐसे निष्कंटक राज्य किया कि जिसके कारण वह अनाचारी कहाया। तथापि यह उस काल में दूरदर्शी और बुद्धिमानों में अग्रगण्य था। आगरा की उक्त सोसाइटी के लिए संवत 1897 में पंडित भट्ट ने भूगोल सार और संवत 1904 में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा। कलकत्ता में भी ऐसी ही स्कूल बुक सोसाइटी थी, जिसमें पदार्थ विद्यासागर संवत 1903 आदि कई वैज्ञानिक पुस्तकें निकाली थी। इसी प्रकार कुछ रीडरें भी मिशनरियों के छापे खाने से निकली थी, जैसे आजमगढ़ रीडर, जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत 1897 में प्रकाशित हुई थी। बल्बे के कुछ पहले ही मिर्जापुर में ईसाइयों का एक आर्फन प्रेस खुला था, जिससे शिक्षा संवर्धनी कई पुस्तकें शेरिफ साहब के संपादन में निकली थी, जैसे भूचरित्र, दर्पण, भूगोल, विद्या, मनोरंजन, वृत्तांत, जंतु प्रबंध, विद्यासागर, विद्वान संग्रह, पंपलेट आदि छपते आ रहे हैं, जिनमें कुछ खंडन मंडन, उपदेश और भजन आदि रहा करते थे। आशी और जान के भजन देसी ईसाइयों में बहुत प्रचलित हुए और अब तक गाए जाते हैं। सारांश यह कि हिंदी गद्य के प्रचार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा। शिक्षा संवर्धनी पुस्तकें तो पहले पहल उन्होंने तैयार की। इन बातों के लिए हिंदी प्रेमी उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं कि ईसाइयों के प्रचार कार्य का प्रभाव हिंदुओं की जनसंख्या पर ही पड़ रहा था। अतः हिंदुओं के शिक्षित वर्ग के स्वधर्म रक्षा की आकुलता दिखाई पड़ने लगी।
ईसाई उपदेशक हिंदू धर्म की स्थूल और बाहरी बातों को लेकर ही अपना खंडन मंडन चलाते आ रहे थे। यह देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय, अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा राजा राम मोहन राय की बात में हुई। यह देखकर बंगाल में राजा राम मोहन राय ने उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार करने खड़े हुए। नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत आदि के प्रति अश्रद्धा हो रही थी। अतः राम मोहन राय ने इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज, देखिए राजा राम मोहन राय जी ने किस समाज की स्थापना की थी, तो यहाँ पे देखिए दिया है, ब्रह्म समाज की नींव डाली, जो संवत 1872 में इन्होंने, संवत 1872 है। अब ये देखिए 1872 में हम लोग अगर 57 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 में से 7 गए 5 बचा, 6 में से 5 गए 1, मतलब 1815, संवत 1815 में इन्होंने 1815 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सूत्रों की भाषा हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित कराया। संवत 1886 में उन्होंने बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र, देखिए संवत 1886 में बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। राजा साहब की भाषा में एक आध जगह कुछ बंगलापन जरूर मिलता है, पर उनका रूप अधिकांश वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता था। नमूना देखिए, जो सब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते तो सब भ्रात्य है। यह प्रमाण करने की इच्छा करके ब्राह्मण धर्म परायण श्री सुब्रमण्य शास्त्री जी ने जो पत्र सांग वेदाध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें देखा जो उन्होंने लिखा है, वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने नहीं सकता। कई नगरों में, जिनमें कलकत्ता मुख्य था, अब छापे खाने हो गए थे। बंगाल से कुछ अंग्रेजी और कुछ बंगला के पत्र भी निकलने लगे थे, जिनके पढ़ने वाले भी हो गए थे। इस परिस्थिति में पंडित जुगल किशोर ने, अब देखिए यहाँ पे जुगल किशोर जी का वर्णन है। पंडित जुगल किशोर ने कानपुर में के रहने वाले थे। संवत 1883 में उद्दंड मार्तंड, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि उद्दंड मार्तंड कब निकला गया था, संवत 1883, मतलब इसका संवत को अपन 57 माइनस करेंगे तो आ जाता है ईस्वी सन में, ठीक है, नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए, जैसा कि उसके लेख से प्रकट होता है। ठीक है दोस्तों, यह उद्दंड मार्तंड अब पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और फारसी और बंगले में जो समाचार का कागज़ छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ और समझ लेवे और पराई अपेक्षा न करे और अपने भाषा की उपजन छोड़े। इसलिए श्रीमान गवर्नर जनरल बहादुर की आयस से ऐसे साहस में चित्त लगाए कि एक प्रकार से यह नया ठाठा जो कोई प्रशस्त लोग इस खबर के कागज को लेने की इच्छा करें तो अमड़ा तला की गली 37, मतलब गली 37 अंक मार्तंड छापाघर में अपना नाम और ठिकाना भेजना हो ही से सतवारे के सतवारे यहाँ रहने वाले घर और बाहर के रहने वाले डाकघर कागज पाया करेंगे। यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। अच्छा, उद्दंड मार्तंड कब तक चला था, एक ही वर्ष चला था, फिर बंद हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया है। उद्दंड मार्तंड में अगर पूछ लेगा कि खड़ी बोली का किस नाम से उल्लेख हुआ है, तो मध्य देशी भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। भाषा का स्वरूप दिखाने के लिए कुछ और उदाहरण दिए जाते हैं। यह यशी वकील वकालत का काम करते करते बुढ़ा होकर अपने दामाद को यह काम सौंप के आप सूचित हुआ। दामाद कई दिन काम करके एक दिन घर आया और प्रसन्न होकर बोला, हे महाराज, आपने जो फलाने का पुराना वो संगीन मुकदमा हमें सौंपा था, सो आज फैसला हुआ। यह सुनकर वकील पछता करके बोला, तुमने सत्यानाश किया। उस मुकदमे से हमारे बाप बड़े थे, इस पीछे हमारे बाप मरते समय हमारे हाथ में उठाकर दे गए। ओ हमने भी उसको बना रखा। ओ अब तक भली भांति अपना दिन काटा। ओ वही मुकदमा तुमको सौंपकर समझा था कि तुम भी अपने बेटे पोते परोतों तक पलोगे, पर तुम थोड़े से दिनों में उसे खो बैठे। 19 नवंबर को अवध बिहारी बादशाह के आने की तोपें छूटी। उस दिन तीसरे पहर को
प्लाटंग साहिब और ओहेल साहिब ओ मेजर फिडल लाड साहिब की ओर से अवध बिहारी की छावनी में जा करके बड़े साहब का सलाम कहा और भोर होके लाड साहिब के साथ हाजिरी करने को न्योता किया। फिर अवध बिहारी बादशाह के जाने के लिए कानपुर में गंगा के तले नावों की पुलबंदी हुई और बादशाह बड़े ठाठ से गंगा पार होकर गवर्नर जनरल बहशूर के सन्निध गए। रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजी राज्य देश में पूर्ण रूप में स्थापित हो गया। इस राजनीतिक घटना के साथ देशवासियों की शिक्षा विधि में भी परिवर्तन हो चला। अंग्रेज सरकार ने शिक्षा के प्रचार की व्यवस्था की। संवत 1854 ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरी के पास अंग्रेजी की शिक्षा द्वारा भारतीयों को शिक्षित बनाने का परामर्श भेजा गया था। उस समय उस पर कुछ न हुआ। पीछे राजा राममोहन राय प्रभृति कुछ शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें से लोग अंग्रेजी पढ़ कर निकलने लगे, सरकारी नौकरियां पाने लगे। देसी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों को न था। अंग्रेजों के सिवाय यदि किसी भाषा पर ध्यान जाता था तो संस्कृत या अरबी पर। संस्कृत की पाठशालाओं और अरबी के मदरसा को कंपनी की सरकार से थोड़ी बहुत सहायता मिलती आ रही थी, पर अंग्रेजी के शौक के सामने इन पुरानी संस्थाओं की ओर से लोग उदासीन रहने लगे। इनको जो सहायता मिलती थी धीरे धीरे वह भी बंद हो गई। कुछ लोगों ने इन प्राचीन भाषाओं की शिक्षा का पक्ष ग्रहण किया था, पर मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों के साथ समर्थन किया और पूर्वी साहित्य के प्रति ऐसी उपेक्षा प्रकट की कि अंत में संवत 1892 मार्च 7 सन 1835 में कंपनी की सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेजी के स्कूल खुलने लगे। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था हो जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। मुगलों के समय में अदालती कार्रवाई और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। मुगलों के समय अदालती कार्रवाई और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पर जब से अंग्रेजी आधिपत्य का हुआ तब उन्होंने भी दफ्तरों में वही परंपरा जारी रखी। दफ्तरों की भाषा फारसी रहने तो दी गई, पर उस भाषा और लिपि से जनता के अपरिचित रहने के कारण लोगों को जो कठिनता होती थी उसे दूर करने के लिए संवत 1860 में एक नया कानून जारी होने पर कंपनी सरकार की ओर से यह आज्ञा निकाली गई, किसी को इस बात का उजूर नहीं होए कि ऊपर के दफ़े का लिखा हुक्म सबसे वाकिफ नहीं है। हर एक जिले के कलेक्टर साहब को लाजमी फारसी व नागरी भाखा 2 अक्षर में लिखाए के कचहरी में लटकावे। दफ़ा है कि इस आइन के पावने पर एक इश्तहारनामा नीचे की सरह से अदालतों के जज साहब लोग की कचहरी में भी तमामी आदमी के बुझने के वास्ते लटकावे। अंग्रेजी सन 1803 साल 31 आइन 20। फारसी के अदालती भाषा होने के कारण जनता को कठिनाइयाँ होती थी, उसका अनुभव अधिकाधिक होने लगा। अतः सरकार ने संवत 1893 सन 1836 ईस्वी में इश्तहारनामे निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में। सरकार ने संवत 1893 सन 1836 में इश्तहारनामा निकाले कि अदालती सब काम देश की प्रचलित भाषाओं में हुआ करें। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से इश्तहारनामा हिंदी में निकलता था, उसकी नकल नीचे दी जाती थी। इश्तहारनामा बोर्ड सदर पच्छा के सदर बोर्ड के साहबों ने यह ध्यान किया कि कचहरी के सब काम फारसी जबान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों का बहुत हर्ज पड़ता है और बहुत कलप होता है। जब कोई अपनी भाषा में लिख के सरकार में दाखिल करने पावे तो बड़ी बात होगी, सबको चैन आराम होगा। इसलिए हुक्म दिया है कि 1244 की कुंवार बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर व बोर्ड में हो सो अपना अपना सवाल अपने अपनी हिंदी की बोली में और पारसी के नागरे अक्षरन में दाखिल करें कि डाक पर भेजे और सवाल जौन अक्षरन में लिखा हो तौने अक्षरन में और बोली में उस पर हुक्म लिखा जाएगा। मिति 29 1836 ईस्वी। इस इश्तहारनामे में स्पष्ट कहा गया है कि बोली हिंदी ही हो।
अक्षर नागरिक के स्थान पर फारसी भी हो सकते हैं। खेद की बात है कि उचित व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी रहने न पाए, उर्दू चलाई जाए। उनका चक्र बराबर चलता रहा, यहाँ तक कि 1 वर्ष बाद ही अर्थात संवत 1894 सन 1837 ईस्वी में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा कर दी गई। सरकार की कृपा से खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप लिखने पढ़ने की अदालती भाषा होकर सबके सामने आ गया। जीविका और मान मर्यादा की दृष्टि से उर्दू सीखना आवश्यक हो गया। देश भाषा के नाम पर लड़कों को उर्दू ही सिखाई जाने लगी। उर्दू पढ़े लिखे लोग ही शिक्षित कहलाने लगे। हिंदी की काव्य परंपरा यद्यपि राज दरबारों के आश्रय में चलती थी, पर उसके पढ़ने वालों की संख्या भी घटती जा रही थी। नव शिक्षित लोगों का लगाव उसके साथ कम होता जा रहा था। ऐसे प्रतिकूल समय में साधारण जनता के साथ उर्दू पढ़े लिखे लोगों की जो भी थोड़ी बहुत दृष्टि अपने पुराने साहित्य की बनी हुई थी, वह धर्माभाव से तुलसीकृत मानस की चौपाइयों या और सूरदास जी के भजन आदि के उर्दू ग्रस्त लोगों का कुछ लगाव भाखा से भी बनाए हुए हैं। अन्यथा अपने परंपरागत साहित्य के नव शिक्षित लोगों का मन अधिकांश कालचक्र के प्रभाव से विमुख हो रहा था। श्रृंगार रस की भाषा, कविता के अनुशीलन भी गाने बजाने आदि शौक की तरह इधर उधर बना हुआ था। इस स्थिति का वर्णन करते हुए स्वर्गीय बाबू बाल मुकुंद गुप्त लिखते हैं, जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे, फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। सन 1902 में यद्यपि संवत 1902 में यद्यपि शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में नहीं आए थे, पर विद्या व्यसनी होने के कारण अपनी भाषा हिंदी की ओर उनका ध्यान था। अतः इधर उधर दूसरी भाषाओं में समाचार पत्र निकलते देख उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार निकलवाया। पर अखबार पढ़ने वाले पहले नवशिक्षितों को में मिल सकते थे, जिनके पढ़ने लिखने की भाषा उर्दू ही हो रही थी। अतः इस पत्र की भाषा भी उर्दू ही रखी गई। यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे, यह पत्र बहुत ही घटिया कागज पर लोथों में छपता था। भाषा इसकी यद्यपि गहरी उर्दू होती थी, पर हिंदी की कुछ सूरत पैदा करने के लिए बीच में धर्मात्मा, परमेश्वर, दया कुछ शब्द भी रख दिए जाते थे। इसमें राजा साहब भी कभी कभी कुछ लिख दिया करते थे। इस पत्र की भाषा का अंदाजा नीचे उद्धृत अंश से लग सकता है। यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किर्स साहब बहादुर के इतिहास और धर्मात्माओं की मदद से बनता है, उसका हाल कई दफ़ा जाहिर हो चुका है। देख कर लोग उस पाठशाला के किले के मकानों की खूबियाँ अक्सर बयान करते हैं और उनके बनने के खर्च की तजवीज़ करते हैं कि जमा से ज़्यादा लगा होगा और हर तरह के लायक तारीफ़ के हैं। सो यह सब दानाई साहब ममदूह की है। इस भाषा को लोग हिंदी कैसे समझ सकते थे? अतः काशी से ही एक दूसरा पत्र सुधाकर बाबू, तारा मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्देश्य से संवत 1907 में निकला। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था। जिस समय उनके चाचा के हाथ में डाकिया ने यह पत्र दिया था, ठीक उसी समय भीतर से उनके पास सुधाकर जी के उत्पन्न होने की खबर पहुंची थी। इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधरी हुई थी तथा ठीक हिंदी थी, पर यह पत्र कुछ दिन चला नहीं। इसी समय के लगभग अर्थात 1909 में आगरा में किसी मुंशी सदा सुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्ष तक चलता रहा। बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय को देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। नमूना देखिए, कलकत्ता के समाचार। इस पश्चिमी देशों में बहुतों को प्रकट है कि बंगाले की रीति के अनुसार उस देश के लोग आसन्न मृत्यु रोगी को गंगा तट पर ले जाते हैं और यह तो नहीं करते कि उस रोगी के अच्छे होने के लिए उपाय करने में काम करे और उसे यत्न से रक्षा में रखे, वरन उसके विपरीत रोगी को जल के तट पर
ले जाकर पानी में गोते देते हैं और हरी बोल कहकर उसका जीव लेते हैं। स्त्रियों की शिक्षा के विषय में स्त्रियों में संतोष और नम्रता और प्रीति, यह सब गुण कर्ता ने उत्पन्न किए। केवल विद्या की न्यूनता है, जो यह भी हो तो स्त्रियाँ अपने सारे ऋण से चुक सकती हैं और लड़कों को सिखाना पढ़ाना जैसा उनसे बन सकता है वैसा दूसरों से नहीं। यह काम उन्हीं का है। शिक्षा के कारण बाल्यावस्था में लड़कों को भूल चूक से बचावे और सरल विद्या उन्हें सिखावे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अदालती भाषा उर्दू बनाई जाने पर भी विक्रम की 20वीं शताब्दी के आरंभ से पहले से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य की परंपरा हिंदी साहित्य में अच्छी तरह चल पड़ी। उसमें पुस्तकें छपने लगी, अखबार निकलने लगे, पद्य की भाषा ब्रजभाषा ही बनी रही। अब अंग्रेज सरकार का ध्यान देसी भाषाओं की शिक्षा की ओर गया और उनकी व्यवस्था की बात सोची जाने लगी। हिंदी को अदालतों से निकलवाने में मुसलमानों को सफलता हो चुकी थी। अब वे इस प्रयत्न में लगे थे कि हिंदी को शिक्षा क्रम में भी स्थान न मिले, उनकी पढ़ाई का भी प्रबंध न होने पाए। अतः सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए जब जगह जगह मदरसे खुलने की बात उठी और सरकार यह विचारने लगी कि हिंदी का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक रखा जाए, तब प्रभावशाली मुसलमानों की ओर से गहरा विरोध खड़ा किया गया। यहाँ तक कि तंग आकर सरकार को अपना विचार छोड़ना पड़ा और उसने संवत 1905 सन 1848 में यह सूचना निकाली, ऐसी भाषा का जानना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक ठहराना जो मुल्क की सरकारी और दफ्तरी जबान नहीं है, हमारी राय में ठीक नहीं है। इसके सिवाय मुसलमान विद्यार्थी जिनकी संख्या दिल्ली कॉलेज में बड़ी है, इसे अच्छी नज़र में नहीं देखेंगे। हिंदी के विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। संवत 1991 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाक्यूलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी ही न होने पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब, जिनका अंग्रेजी के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को एक गंवारी बोली बताकर अंग्रेजों को उर्दू की ओर झुकाने की लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद अंग्रेजी के उसी ढंग के कृपा पात्र थे जिस ढंग से सर सैयद अहमद खां। अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा और वे बराबर इस संबंध में यत्नशील रहे। इसमें हिंदी उर्दू का झगड़ा 20 वर्ष तक चला। भारतेंदु के समय तक चलता रहा। गार्सा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने संवत 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था। 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के भी कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। संवत 1909 में 5 दिसंबर सन 1852 के अपने व्याख्यान में उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं की युगपत सत्या इन शब्दों में स्वीकार की थी। उत्तर के मुसलमानों की भाषा यानी हिंदुस्तानी उर्दू पश्चिमोत्तर प्रदेश अब संयुक्त प्रांत की सरकारी भाषा नियत की गई है। यद्यपि हिंदी भी उर्दू के साथ साथ उसी तरह बनी हुई है जिस तरह वह फारसी के साथ थी। बात यह है कि मुसलमान बादशाह से एक हिंदी सेक्रेटरी जो हिंदी नवीस कहलाता था और एक फारसी सेक्रेटरी जिसको फारसी नवीस कहते थे रखा करते थे, जिसमें उनकी आज्ञाएं दोनों भाषाओं में लिखी जाए। इस प्रकार अंग्रेजी सरकार पश्चिमोत्तर प्रदेश में हिंदू जनता के लिए प्रायः सरकारी कानूनों का नागरिक अक्षरों में हिंदी अनुवाद भी उर्दू कानूनी पुस्तकों के साथ देती है। तासी के व्याख्यानों से पता लगता है कि उर्दू की अदालती भाषा नियत हो जाने पर कुछ दिन सीधी भाषा और नागरिक अक्षरों में भी कानूनों और सरकारी आज्ञाओं के हिंदी अनुवाद छपते रहे। जान पड़ता है कि उर्दू के पक्षपातियों का जोर जब बढ़ा तब उनका छपना एकदम बंद हो गया। जैसा कि अभी कह आए हैं कि राजा शिवप्रसाद और भारतेंदु के समय तक हिंदी उर्दू का झगड़ा चलता रहा। गार्सा द तासी ने भी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में योग दिया। ये अरबी फारसी के अभ्यासी और हिंदुस्तानी उर्दू के अध्यापक थे। उस समय के अधिकांश और यूरोपियनों के समान उनका भी मजहबी संस्कार प्रबल था। यहाँ जब हिंदी उर्दू का सवाल उठा तब सर सैयद अहमद
जो अंग्रेज़ों से मेल जोल रखने की विद्या में एक ही थे। हिंदी विरोध में और बल लाने के लिए मजहबी नुस्खा भी काम में लाए। अंग्रेज़ों को सुझाया गया कि हिंदी हिंदुओं की ज़बान है जो बुत परस्त है और उर्दू मुसलमानों की जिनके साथ अंग्रेज़ों का मजहबी रिश्ता है। दोनों सामी या पैगम्बरी मत के मानने वाले हैं, जिसमें गारसा द तासी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था और कभी कहा था कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है। वही गारसा द तासी ने आगे चलकर मजहबी कट्टरपंथ की प्रेरणा से सर सैयद अहमद की भरपेट तारीफ करके हिंदी के संबंध में फरमाते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली डायलेक्ट की तरह ही रह गई है जो हर गांव में एक अलग ढंग से बोली जाती है। हिंदी उर्दू का झगड़ा उठने पर आपने मजहबी रिश्ते के ख्याल से उर्दू का पक्ष ग्रहण किया और कहा, हिंदी में उर्दू धर्म का आभास है। हिंदी में उर्दू धर्म का आभास है। वह हिंदू धर्म है जिसके मूल में बुत परस्ती और उसके आनुषंगिक विधान है। उसके विपरीत उर्दू में इस्लामी संस्कृति और आचार व्यवहार का संचय है। इस्लाम भी सामी मत है और एक ईश्वरवाद उसका मूल सिद्धांत है। इसलिए इस्लामी तहजीब में ईसाई या मसीही तहजीब की विशेषताएं पाई जाती हैं, है ना। संवत 1927 में अपने व्याख्यान में गारसा द तासी ने साफ खोलकर कहा, मैं सैयद अहमद खां जैसे विख्यात मुसलमान विद्वान की तारीफ में और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। उर्दू भाषा और मुसलमानों के साथ मेरा जो लगाव है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ मुसलमान लोग कुरान को तो आसमानी किताब मानते ही हैं, इंजील की शिक्षा को भी अस्वीकार नहीं करते, पर हिंदू लोग मूर्ति पूजक होने के कारण इंजील की शिक्षा नहीं मानते। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, जाते जाते आपसे यह रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, आप हमें यह बताएं कि सदल मिश्र ने कौन सी पुस्तक का रचना किया था और वो कौन से संवत में थी, ठीक है दोस्तों। आप कमेंट में ज़रूर बताइए सदल मिश्र की रचना का क्या नाम था। राधे राधे दोस्तों।